बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आसान लफ्ज़ों में, बुनियादी तौर पे एक तकनीकी मसला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आसान लफ्ज़ों से इसके ऊपर बात की जाए। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को लेके उसकी साख्त, हियत, तरकीब और उसके जो प्रोसेसेस हैं उसके बारे में आगाही बहुत कम है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में सियासतदान या जो दूसरे लोग हैं वो भी ब्यूरोक्रेसी की वर्किंग के बारे में अभी तक मुकम्मल तौर पर जानकारी नहीं रखते हैं। हमारी इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर्स या जो उसकी साख्तें राइज हैं उसके बारे में बात की जाए ताकि आम लोगों को भी इसकी आगाही हो सके। पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक सकाफती कॉलोनियल इनहेरिटेंस की बुनियाद पे अभी तक कायम है। इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, हमें पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है और उसके साथ किस किस्म की ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। आइनी तौर पे पाकिस्तान एक वफाक है। पाकिस्तान एक वफाकी रियासत है। किसी भी वफाकी रियासत में जो इख्तियारात हैं वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान तकसीम की जाती हैं। इसलिए पाकिस्तान के आइन का शेड्यूल 4 जो फेडरल लेजिस्लेटिव पार्ट 1 की 2 पार्ट्स की पावर्स को बयान करता है, वो डिटरमिन कर देता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास 59, जबकि CCI जिसकी भी अथॉरिटी पार्लियामेंट है उसके पास 18 पावर्स हैं और जो बाकी पावर्स हैं वो सारी सूबाई हैं। तो जब शेड्यूल 4 डिटरमिन कर देता है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की पावर्स क्या होंगी, तो फिर ब्यूरोक्रेसी की साख्त भी शेड्यूल 4 के मुताबिक होनी चाहिए। ये पहली आइनी ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनोमली है। वो इस तरीके से है कि पाकिस्तान एक वफाकी रियासत है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी की साख्त है वो वाहदानी, यूनिटरी या सेंट्रलाइज्ड है, जिसकी वजह से निज़ामे हुकूमत जो है उसमें मिसाइल जारी रहते हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को अगर आपने डिफ़ाइन करना हो तो उसके लिए 2 टर्म्स यूज़ होंगी। एक टर्म ये है कि एक फेडरल गवर्नमेंट में पाकिस्तान में एक यूनिटरी या वाहदानी ब्यूरोक्रेसी है, और दूसरी टर्म फ्रेज़ या बात की जा सकती है कि स्पेशलाइज्ड केडर्स की बजाय एक जनरल केडर के ऊपर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी खड़ी है। और जनरल केडर भी इतना बड़ा है कि फेडरल गवर्नमेंट की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, सूबाई हुकूमतों की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, हत्ता के लोकल गवर्नमेंट के इदारे भी इसी केडर में जो PAS का केडर है, जो वफाकी सर्विस है, उसके केडर में इन तमाम गवर्नमेंट्स की पोस्ट हैं, जो बुनियादी तौर पे एक गैर आइनी और गैर कानूनी बल्कि गवर्नेंस के लिहाज से भी एक इंतहाई कमज़ोर स्कीम है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की जो स्कीम है वो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट है। ये थोड़ी सी एक तकनीकी बात है लेकिन करना ज़रूरी है। बरसगीर में गोरों ने ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए हुकूमत की। 1915 में इंडियन एक्ट में एक रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसमें सूबों को कंट्रोल करने के लिए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करने के लिए एक स्कीम मुतारफ़ करवाई गई कि एक जनरल केडर बनाया गया जिसमें तमाम अहम पोस्ट हैं, वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की या दूसरी पोस्ट जो थी वो उस जनरल केडर में डाल दी गई ताकि सूबों को, पेनिनसुलर स्टेट्स को या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को मरकज़ से कंट्रोल किया जा सके। इसको अब हम पाकिस्तान के मौजूदा तनाज़र में बात करते हैं, जो बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं कोशिश करूँगा बयान हो जाए। पाकिस्तान को सेंटर से कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के 4 सूबों में अगर वफाकी सर्विस से चीफ सेक्रेटरीज लगा दिए जाएं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिसर्स लगा दिए जाएं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी जो IG है और चीफ सेक्रेटरी अगर वो वफाकी सर्विस से वफाकी हुकूमत लगाए तो 10 बंदों के ज़रिए आप पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ना सूबाई असम्बली की ज़रूरत रहेगी, ना सूबाई काबीना की, ना सूबाई वज़राए आला की। अगर हम इसको एक सूबे पे इम्प्लीमेंट करें, इस स्कीम को जो अभी तक पाकिस्तान में राइज है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, तो पंजाब में अगर हम इसकी बात करें तो पंजाब में वफाकी हुकूमत वफाकी अफसर की तैनाती चीफ सेक्रेटरी के तौर पे करती है। इसी तरह ही IG की तैनाती जो वफाकी पुलिस सर्विस से है वो भी फेडरल गवर्नमेंट करती है। इन 2 तैनातियों के बाद
सूबे में जो सूबाई मैंडेट रखने वाली सूबाई असम्बली है और उससे अखस होने वाली इलेक्ट होने वाली जो सूबाई काबीना है वो बिल्कुल मुअत्तल हो जाती है। ये बुनियादी चीज़ है कि एक वफाकी हुकूमत में वाहदानी ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, ये गवर्नमेंटल बाउंड्रीज़ भी क्रॉस करती है और ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज़ भी क्रॉस करती है। आप इसको मुख्तलिफ अगर ऑफिस में अप्लाई करें तो बड़ी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि सदर पाकिस्तान की सेक्रेटेरिएट में जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की है। ये जितनी भी पाकिस्तान में वफाकी ब्यूरोक्रेसी है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में मुतय्यन होती हैं और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है थ्रू सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट वो इनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। इसलिए ये बात आपने जहन में रखनी है कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कंट्रोल करने का इदारा इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है और फिर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वज़ीर-ए-आज़म कंट्रोल करता है। इसलिए तमाम हुकूमतें, तमाम ऑफिस जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसको चलाते हैं। अब ये दूसरी बहस है कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को कम्पिटेंटली चलाते हैं या इनकॉम्पिटेंटली चलाते हैं। हम अपनी बात पे वापस आते हैं। प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटेरिएट है या जो प्रेसिडेंट की ब्यूरोक्रेसी है वो भी प्रेसिडेंशियल ऑफिस की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की ब्यूरोक्रेसी है। इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट में तैनात ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसे ही गवर्नर्स हैं, ऐसे ही वज़राए आला हैं, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे ही तहसीलें हैं। ये अपने लिहाज से एक सोचने की बात है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि एक वफाकी रियासत में एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी तहसील से लेके वफाकी हुकूमत तक तमाम मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स उनको कंट्रोल करें। तो इसलिए अभी एक वाक़या हुआ है जिसमें प्रेसिडेंट अपने आप को बेबस पा रहे हैं क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उनके कंट्रोल में नहीं है, ना ही उनके कंट्रोल में आएगी। ब्यूरोक्रेसी उसके कंट्रोल में आती है जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके पास हो। हमने सूबों में भी अक्सर देखा है कि जो चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं या आईजीज़ हैं वो वज़ीर आला की बात ही नहीं मानते और वज़ीर आला उनको कुछ कर ही नहीं सकता। और सियासी जमातों को भी इसके बारे में आगाही नहीं है, सियासी वर्कर्स को भी इसके बारे में आगाही नहीं है और आम आवाम को भी इसके बारे में आगाही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि एक सूबे की आवाम मखसूस मैंडेट दे के एक सूबाई हुकूमत मुंतखब करती है लेकिन वफाकी ऑफिसर के तैनाती से वो जो मैंडेट रखने वाली काबीना है वो किसी किस्म का उनको जवाबदेह नहीं कर सकती। तो ये एक जो ऑर्गेनाइजेशनल या दूसरी चीज़ें इनको समझना ज़रूरी है। अब इसका हल क्या है, इसको हल कैसे करना चाहिए? पूरी दुनिया में स्पेशलाइज्ड या ऑर्गेनाइजेशनल केडर्स हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट का अपना केडर होना चाहिए और उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। ऐसे ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं सीएम सेक्रेटेरिएट या जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सूबाई कैबिनेट, सूबाई असम्बली या सूबाई वज़ीर आला होना चाहिए जो कि आईन पाकिस्तान की बुनियादी ऑब्लिगेशन है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल केडर्स बनेंगे, गवर्नमेंटल केडर्स बने, गवर्नमेंटल केडर्स की सतह तक जाके अगर ऑर्गेनाइजेशनल केडर्स बनेंगे, शेड्यूल ऑफ पोस्ट बनेंगी तो ये मसला हल हो सकता है। आप पूरे निज़ाम को देखें कैसे जकड़ा हुआ है कि एक तहसील, एक डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें और उनकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ज़रिए कंट्रोल होती हैं। और भला ये कैसे मुमकिन है कि एक फेडरल सर्विस के शेड्यूल ऑफ पोस्ट में या उसके केडर में मकामी हुकूमतों की, सूबाई हुकूमतों की और वफाकी हुकूमतों के तमाम इदारों की पोस्ट हों? ऐसा मुमकिन होना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक कॉलोनियल स्कीम है जिसको अभी तक आइन के मुताबिक रिफॉर्म नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से भी अभी तक वही कॉलोनियल पावर सेंट्रल की जो है वो एक्सरसाइज की जाती है। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इस पावर को एंजॉय करता था, अब ये पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। निज़ाम अभी तक वही है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि ब्यूरोक्रेसी की साख्त, हियत और तरकीब को समझा जाए। सियासी जमातों को भी पता होना चाहिए कि उनकी जो इम्प्लीमेंटिंग मशीन है
उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो मुतलका पॉलिटिकल एग्जेक्टिव को होनी चाहिए। और ये आईनी ज़रूरत भी है। अगर आप आर्टिकल 240, 241, 242 देखें तो उसमें भी ये बात का तयन है कि जो एग्जेक्टिव है वो एक ही लेजिस्लेचर से निकलेगी और उसी के मुताबिक वो तरकीब पाएगी। इसको हम आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप सुबह पंजाब की मिसाल दें कि वज़ीर आला के लिए पंजाब असम्बली इलेक्टोरल कॉलेज है और पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब को मुंतखब करना है, तो फिर जो उसकी इम्प्लीमेंटिंग मशीन का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, जिसे हम चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, उसको फेडरल गवर्नमेंट कैसे तैनात कर सकती है? क्योंकि स्ट्रक्चरली एग्जेक्टिव के दोनों पार्ट्स का एक लेजिस्लेचर से होना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अनोमली है कि एक वफाकी रियासत में वहदानी ब्यूरोक्रेसी कैसे रह सकती है। और आपके लिए ये हैरानगी की बात होगी कि 1915 के जो रूल्स हैं, जो एक्ट सेक्शन 98 के ज़रिए ये जो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, जिसको बाद में 1947 के सेक्शन 10 के ज़रिए डिलीट कर दिया गया था, उसको अभी तक बहाल रखा हुआ है। किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी एक्ट में इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि इस स्कीम को अगर प्रोटेक्ट किया जाए तो फिर पाकिस्तान फेडरल वफाकी रियासत की बजाय वहदानी रियासत बन जाएगा। लेकिन कभी भी हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर गौर नहीं किया। उनको पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए अपने आप से कि पाकिस्तान एक वफाकी रियासत है और उनको ये पता है कि जो लेजिस्लेशन है वो फेडरल लेजिस्लेचर ने करनी है या सूबाई लेजिस्लेचर ने करनी है। उनको ये भी पता है कि हेल्थ की जो लेजिस्लेशन है वो सूबा करेगा। अगर हेल्थ की लेजिस्लेशन सूबा करेगा तो उसको जो इम्प्लीमेंटिंग मशीन है उसकी वो वफाक से कैसे आ सकती है? तो ये वो बुनियादी तजाद है। इसलिए पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है और उसके दो बुनियादी प्रिंसिपल हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अलाइन किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म इस पे अप्लाई किया जाए। आप 1954 के वो रूल्स जो फ्रॉड के ज़रिए बनाए गए थे, जिसकी कोई लीगल कैपेसिटी या लीगल इम्पोर्टेंस नहीं है, उनके ज़रिए 2023 में जब पाकिस्तान एक फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के तौर पे कायम है, उस पर ब्यूरोक्रेसी नहीं रख सकते। और दूसरा, जनरल कैडर को ख़त्म किया जाए। अब ये कैसे हो सकता है कि एक सर्विस के जनरल कैडर में असिस्टेंट कमिश्नर से लेके फेडरल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन तक पोस्ट हों? तो आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का वफाकी रियासत, उसके मुताबिक करें और जो एग्जेक्टिव की अलाइनमेंट है उसके मुताबिक करें और सबसे बढ़ के जनरल कैडर को ख़त्म करके स्पेशलाइज्ड कैडर में बनाएं। और जो भी टियर ऑफ गवर्नेंस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस है, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो मुतलका पॉलिटिकल एग्जेक्टिव को दें। प्रेसिडेंट हाउस में ब्यूरोक्रेसी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट को होना चाहिए ताकि लीकेजेस किसी किस्म की ना हो सके और उससे बढ़ के इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर्स की हो। प्राइम मिनिस्टर में भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी ऐसा करें, दूसरे ऑफिस में भी ऐसा करें, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भी ऐसा करें, गवर्नर के ऑफिस में भी ऐसा करें। और उससे बढ़ के जो तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, चाहे लोकल गवर्नमेंट का है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट का है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, उसके अपने टीयर्स की ब्यूरोक्रेसी जो है उसको फ्रेम किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक बुनियादी तौर पे पेचीदा और तकनीकी बात है, लेकिन आपको समझ शायद थोड़ी सी आई हो कि पाकिस्तान की वफाकी हियत के मुताबिक ही ब्यूरोक्रेसी होगी। और ये जो एक सेंट्रलाइज्ड कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है, इसकी कोई लीगल इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि सियासतदान समझें और ब्यूरोक्रेसी को एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट में पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के मातहत करें ताकि कारोबार जो है हुकूमत का वो अच्छे तरीके से चलाया जा सके और अनोमलीज ख़त्म की जा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्यूरोक्रेसी की हियत के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिसर्च की है, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को कैसे रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किए बगैर पाकिस्तान की गवर्नेंस बल्कि पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है वो बेहतर नहीं हो सकती। और ये जो मेरी रिसर्च है republicpolicy.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दस्तयाब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ब्यूरोक्रेसी की जो अंदरूनी मसाइल हैं उसके बारे में आगाही ज़रूर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।